अक्सर ना जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है तो हम लोग एकदम स्पष्ट सटीकता की उम्मीद करते हैं। मतलब बिल्कुल इंजीनियरिंग जैसी सटीकता। हाँ बिल्कुल, एकदम टू द पॉइंट। हाँ, मान लीजिए कि किसी के हाथ की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन एकदम साफ दिखाई देती है। डॉक्टर बस उस लाइन की तरफ इशारा करके कह सकता है कि हाँ, ये रही दिक्कत। सही बात है। वो एक तरह का बाइनरी सिस्टम है, मतलब या तो हड्डी टूटी है या अब हड्डी नहीं टूटी है। इसमें कोई बीच का रास्ता या कोई धुंधलापन नहीं होता। और इंसानी दिमाग इसी तरह की स्पष्ट चीजों को समझना पसंद करता है। बिल्कुल। और ये बात कहीं ना कहीं सुकून भी देती है ना। जब चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं तो तनाव कम होता है। लेकिन लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित की बात करते हैं और खासकर वो टाइम स्पीड और डिस्टेंस यानी समय गति और दूरी वाले सेक्शन में आते हैं, ट्रेनों वाले सवाल। हाँ, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एक ऐसे परिदृश्य का सामना करना पड़ता है जो बहुत बहुत ही धुंधला होता है। एकदम सही कहा आपने। तो आज के इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य इसी धुंधलेपन को दूर करना है। हमें उन जटिल सवालों को डिकोड करना है जो ट्रेनों से जुड़े होते हैं, जो छात्र एसएससी, बैंक या रेलवे जैसे एएलपी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए इस विषय से 2-3 नंबर तो एकदम पक्के माने जाते हैं। हाँ, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन सवालों में जो विफलता दर है, मतलब फेलियर रेट, वो लगभग 90% तक देखा गया है। 90%? जी, मतलब छात्र फॉर्मूला तो सही लगा देते हैं लेकिन सही जवाब तक नहीं पहुंच पाते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि गणित के इतने सारे विषयों में से विशेष रूप से ट्रेनों के सवालों में ही इतना पैनिक क्यों होता है? मतलब क्या ये सिर्फ गति का डर है या इसके पीछे कोई और मनोवैज्ञानिक कारण है? इस डर की जड़ में जाने पर जो असली समस्या सामने आती है ना, वो फॉर्मूला बनाम विजुअलाइजेशन की है। अच्छा, विजुअलाइजेशन। हाँ, देखिए, गणित को अक्सर लोग सिर्फ कागज पर छपे समीकरणों के रूप में देखते हैं। बहुत ही रटे रटाए तरीके से दूरी बराबर गति गुणा समय, मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम को बस याद कर लिया जाता है। हाँ, वो तो स्कूल से ही रटवा देते हैं। D=S×T। बिल्कुल, समीकरण दिमाग में एकदम छपा होता है। लेकिन जब परीक्षा के दबाव में सवाल आता है कि एक ट्रेन किसी पोल को या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो उस भौतिक दृश्य को, उस फिजिकल सीन को दिमाग में देखा नहीं जाता। छात्र उस सीन को इमेजिन नहीं कर पाते। सही कहा। सिर्फ कागज पर नंबर्स को गुणा भाग करने की कोशिश होती है, बिना ये समझे कि असल में वहां भौतिक रूप से, मतलब असलियत में हो क्या रहा है। विजुअलाइजेशन की ये कमी ही उस पैनिक का सबसे बड़ा कारण है। तो विजुअलाइजेशन के उस दिलचस्प हिस्से पर जाने से पहले मुझे लगता है एक बुनियादी रुकावट को सुलझाना बहुत जरूरी है, जो एक बड़ी दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। हाँ, यूनिट्स वाली समस्या। बिल्कुल, यूनिट्स यानी इकाइयों को बदलना, क्योंकि ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर्स में दी जाती है और ट्रेन की स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। हाँ, ये तो सेब और संतरे की तुलना करने जैसा हो गया। वही तो, जब तक इकाइयां समान ना हो कोई भी गणितीय समीकरण काम कैसे कर सकता है? और पूरी की पूरी अवधारणा सिर्फ एक ही बेस पर टिकी है, दूरी बराबर गति गुणा समय। ये बुनियाद कभी नहीं बदलती। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में या फिर इसका उल्टा बदलना ही पड़ता है। यहीं पर वो फेमस फ्रैक्शन आता है, 5/18 और 18/5। ये फ्रैक्शन तो बहुत कंफ्यूज करता है। बिल्कुल, लेकिन यूनिट बदलने का लॉजिक बहुत आसान है। जब बड़ी यूनिट यानी किलोमीटर प्रति घंटे से छोटी यूनिट यानी मीटर प्रति सेकंड में जाना हो, तो गणितीय रूप से परिणाम छोटा आना चाहिए। अच्छा, तो इसीलिए छोटे नंबर को ऊपर रखते हैं। एकदम सही। इसलिए छोटे नंबर यानी 5 को ऊपर रखा जाता है और 5/18 से गुणा किया जाता है। और इसके विपरीत जब छोटी यूनिट यानी मीटर प्रति सेकंड से बड़ी यूनिट यानी किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो तो एक बड़ा परिणाम चाहिए होता है। तो उस स्थिति में बड़ा नंबर यानी 18 ऊपर रहता है और 18/5 से गुणा किया जाता है। हाँ, लॉजिक बहुत सीधा है। छोटे की तरफ जाना है तो छोटा नंबर ऊपर, बड़े की तरफ जाना है तो बड़ा नंबर ऊपर। लॉजिक तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन मेरे मन में यहाँ एक शंका पैदा हो रही है। बताइए। मतलब परीक्षा के उस भयंकर दबाव में
जहां हर एक सेकंड कीमती होता है, क्या 5 और 18 जैसे रैंडम नंबर्स को याद रखना फिर से उसी रटने वाली बात की तरफ वापस जाना नहीं हो गया? मेरा मतलब है ये ऐसा है जैसे अगर आपको छोटे सूटकेस में सामान पैक करना है तो आप सबसे छोटी और जरूरी चीजें पहले सबसे ऊपर रखेंगे। पर क्या ये सिर्फ एक रटने वाली ट्रिक है या इसके पीछे कोई ऐसा ठोस आधार है जो भूलने पर भी तुरंत दिमाग में आ जाए? अरे नहीं, ये कोई हवा में से निकाला गया रैंडम नंबर या रटने वाली ट्रिक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस गणितीय और भौतिक आधार है। मैं समझाता हूँ। हाँ, प्लीज बताइए। देखिए, अगर 1 किलोमीटर की बात की जाए तो उसमें 1000 मीटर होते हैं, राइट? हाँ, 1000 मीटर। और 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कुल 3600 सेकंड। 60 गुणा 60 3600। बिल्कुल। तो जब 1000 को 3600 से भाग दिया जाता है तो असल में हम ये गणना कर रहे होते हैं कि प्रति सेकंड कितने मीटर तय किए गए। अच्छा। हाँ, और जब इस अनुपात यानी 1000 बटा 3600 को सबसे छोटे रूप में लाया जाता है, मतलब दोनों को 200 से काटने पर, तो वो 5 बटा 18 ही बनता है। अरे वाह, तो ये रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये गणितीय अनुपातों का एक स्मार्ट उपयोग है। परीक्षा में किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर बार 1000 बटा 3600 लिख कर उसे काटे, इसलिए सीधे 5 बटा 18 का उपयोग समय बचाता है। मतलब आधार हमेशा लॉजिक ही है, बस उस लॉजिक का एक शॉर्टकट बना लिया गया है। हाँ, अब अगर किसी को परीक्षा में याद ना आए तो वो तुरंत 1000 और 3600 को याद करके अपना फ्रैक्शन खुद बना सकता है। एकदम सही। तो अब जब यूनिट्स की ये समस्या स्पष्ट हो गई है तो उस चीज की बात करते हैं जिसे विजुअलाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब एक ट्रेन जब गति में होती है तो वो आखिर पार किसे कर रही है? हाँ, यहीं से सारा खेल बदलता है। जब कहा जाता है कि ट्रेन किसी चीज को पार कर रही है तो उस चीज की भौतिक अवस्था को देखना होता है। इसमें 2 मुख्य स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है जब ट्रेन किसी पोल यानी खंभे या पेड़ या किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है। लेकिन एक खंभे या व्यक्ति की चौड़ाई तो शून्य मानी जाती है ना? बिल्कुल। व्यवहारिक रूप से एक लंबी ट्रेन के सामने एक खंभे की चौड़ाई तो कुछ भी नहीं है। सही कहा। गणित की भाषा में वो खंभा सिर्फ एक बिंदु है जिसका कोई आयाम या डायमेंशन नहीं है। तो जब ट्रेन का इंजन उस पोल के पास पहुंचता है, समय की गिनती शुरू हो जाती है। टाइमर ऑन हो गया। हाँ, और वो गिनती खत्म कब होती है? जब ट्रेन का एकदम आखिरी हिस्सा यानी आखिरी बोगी उस पोल को पूरी तरह पार कर लेती है। अच्छा। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो दूरी तय हुई वो केवल और केवल ट्रेन की अपनी लंबाई है, इंजन से लेकर आखिरी डिब्बे तक की दूरी। जब समीकरण में डिस्टेंस की जगह कोई वैल्यू रखी जाएगी तो वो सिर्फ ट्रेन की लंबाई होगी। समझ गए। तो पोल के मामले में दूरी का मतलब है सिर्फ ट्रेन की लंबाई। लेकिन दूसरी स्थिति में चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं ना? बिल्कुल अलग हो जाती हैं। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी में ट्रेन की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ जाती है। यानी टोटल डिस्टेंस बराबर है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। जी। और मैंने देखा है कि अक्सर यहीं पर अटकने की स्थिति बनती है। छात्र सोच लेते हैं कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पार कर लिया, मतलब दूरी सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई होनी चाहिए। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो विजुअलाइजेशन की कमी से पैदा होती है। ट्रेन कोई बिंदु तो है नहीं, वो एक लंबी भौतिक वस्तु है। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही रोचक विजुअल एनालॉजी पर विचार कर सकते हैं। बताइए। मान लीजिए कि एक लंबी सुरंग है और एक सांप उस सुरंग में घुस रहा है। रोचक है। तो जब सांप का सिर सुरंग के दूसरे छोर से बाहर निकलता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सांप ने सुरंग पूरी तरह पार कर ली है? बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि सांप का बाकी शरीर तो अभी भी सुरंग के अंदर ही है। सांप को पूरी तरह बाहर आने के लिए न सिर्फ सुरंग की पूरी लंबाई तय करनी होगी बल्कि अपने खुद के शरीर की लंबाई के बराबर और आगे खिसकना होगा। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। है ना? पूरी दूरी तय करने के लिए सांप की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा। सांप और सुरंग का ये उदाहरण स्थिति को एकदम सटीक रूप से दर्शाता है। अगर इसे हम ट्रेन के नजरिए से देखें तो इंजन ने प्लेटफॉर्म की शुरुआत को छुआ, टाइमर शुरू हो गया। इंजन पूरे प्लेटफॉर्म की लंबाई को तय करके आगे निकल गया, लेकिन ट्रेन अभी पार नहीं हुई है क्योंकि बोगियां तो अभी भी प्लेटफॉर्म पर है। बिल्कुल। इंजन को तब तक आगे बढ़ते रहना होगा जब तक कि वो अपने पीछे जुड़ी हुई पूरी ट्रेन की लंबाई को भी उस प्लेटफॉर्म से खींचकर बाहर न निकाल दे। सही बात है। इसलिए कुल तय की गई दूरी हमेशा प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई का जोड़ होती है। यही असली विजुअलाइजेशन है, जहां गणित कागज से उठकर वास्तविकता में बदल जाता है। तो शुरुआत में विजुअलाइजेशन पर इतना जोर इसीलिए दिया गया था
ये सिर्फ फॉर्मूला में नंबर डालने का खेल नहीं है, ये दिमाग में उस पूरी भौतिक प्रक्रिया को देखने का खेल है। बिल्कुल। पर देखिए, यहाँ तक तो बात थी एक स्थिर प्लेटफॉर्म या एक स्थिर पोल को पार करने की, हाँ, जो अपनी जगह पर खड़े हैं। जो कि अपेक्षाकृत सरल है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब दो चीजें एक साथ गति में हो। रिलेटिव स्पीड। हाँ, यहीं से रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट सामने आता है। देखिए, रिलेटिव स्पीड एक ऐसा विषय है जो छात्रों में सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है, लेकिन भौतिकी के बुनियादी नियमों पर टिके रहने से ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। इसमें भी दो मुख्य स्थितियां होती हैं। अच्छा। पहली है विपरीत दिशा या ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जब दो ट्रेनें अलग अलग पटरियों पर आमने सामने से आ रही होती हैं। जब दो ट्रेनें आमने सामने से आती हैं तो उनकी स्पीड हमेशा जुड़ती है। हाँ, मतलब S1 प्लस S2। इसका कारण ये है कि वे एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, इसलिए उनके बीच की कुल दूरी दोनों की संयुक्त गति से बहुत तेजी से कम हो रही है। इसे आप ऐसे देख सकती हैं कि दोनों ट्रेनें मिलकर उस बीच के फासले को मिटा रही हैं। अगर एक ट्रेन 60 की गति से चल रही है और दूसरी 40 की गति से, तो हर घंटे उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर कम हो रही है। दोनों अपनी अपनी स्पीड का योगदान दे रही हैं ताकि वे जल्दी मिल सकें। एकदम सही। इसलिए उनकी गति जुड़ जाती है। लेकिन असली कंफ्यूजन दूसरी स्थिति में होता है, जब दिशा एक ही हो। हाँ, समान दिशा या सेम डायरेक्शन में। जब एक तेज ट्रेन, उदाहरण के लिए कोई राजधानी एक्सप्रेस, किसी धीमी मालगाड़ी को उसी दिशा में चलते हुए ओवरटेक करती है, तो इस स्थिति में स्पीड घटाई जाती है ना? जी, यानी S1 माइनस S2। बिल्कुल। क्योंकि धीमी ट्रेन भी तो आगे की तरफ भाग रही है, इसलिए तेज ट्रेन को उसे पकड़ने और पार करने में ज्यादा समय लगेगा। हाँ, राजधानी एक्सप्रेस को मालगाड़ी को पार करने के लिए जो असली मेहनत करनी पड़ रही है, वो सिर्फ उन दोनों की स्पीड के अंतर के बराबर है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए राजधानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और मालगाड़ी 60 की रफ्तार से, तो मालगाड़ी भी तो हर घंटे 60 किलोमीटर आगे खिसक जाती है ना? वो भी तो रुक नहीं रही है। बिल्कुल। तो राजधानी का जो असली फायदा है, जो उसे मालगाड़ी से आगे ले जा रहा है, वो सिर्फ वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की अतिरिक्त गति है। इसलिए सापेक्ष गति निकालने के लिए स्पीड को घटाया जाता है। समझ गई। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेतावनी सामने आती है, जिसे हम द टॉपर सीक्रेट कह सकते हैं। अरे हाँ, ये बहुत जरूरी है। दुनिया के 90% बच्चे ओवरटेक वाले सवालों में यही गलती करते हैं। वे समान दिशा होने के कारण स्पीड को तो घटा देते हैं, जो कि तार्किक रूप से सही है, लेकिन उसके साथ साथ वो अनजाने में ट्रेनों की लंबाई को भी घटा देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। जबकि असली नियम यह है कि दिशा चाहे जो भी हो, आमने सामने की हो या एक ही दिशा हो, दूरी हमेशा दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग ही होगी। हमेशा। मतलब L1 प्लस L2, लंबाई कभी घटाई नहीं जाती। असल में होता क्या है ना, परीक्षा हॉल के तनाव में मानवीय मस्तिष्क एक पैटर्न ढूंढने लगता है। छात्र सोचते हैं कि दिशा समान है, स्पीड माइनस हो गई, तो समीकरण को संतुलित रखने के लिए चलो लंबाई भी माइनस कर देते हैं। ये तो बहुत खतरनाक लॉजिक है। हाँ, ये भौतिक वास्तविकता को पूरी तरह नजरअंदाज करने वाली बात है। पर यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए ना डेविल्स एडवोकेट बनकर, मतलब शैतान का वकील बनकर एक शंका सामने रखना चाहूंगी। हाँ, पूछिए। अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं और तेज ट्रेन धीमी ट्रेन के पीछे से आकर उसे पार कर रही है, तो लॉजिकली तेज ट्रेन को केवल अतिरिक्त लंबाई ही पार करनी चाहिए ना? मतलब गणितीय रूप से ऐसा लगता है कि जो हिस्सा दोनों में कॉमन है उसे हटा देना चाहिए। फिर हम दोनों की लंबाई को क्यों जोड़ रहे हैं? ये शंका बहुत ही स्वाभाविक है और बहुत से छात्रों को आती है। लेकिन इसका जवाब भौतिकी के उस बुनियादी नियम में छिपा है, जो कहता है कि कोई भी ठोस वस्तु अपना स्थान घेरती है। इसे विजुअलाइज करते हैं। तेज ट्रेन का इंजन पीछे से आकर धीमी ट्रेन की आखिरी बोगी के पास पहुंचता है। हाँ। ओवरटेकिंग यहीं से शुरू होती है और हमारा टाइमर ऑन हो जाता है। अब तेज ट्रेन के इंजन को पहले तो धीमी ट्रेन की उस पूरी लंबाई के बराबर आगे खिसकना है, ताकि वो उसके इंजन की बराबरी कर सके। मतलब धीमी ट्रेन की लंबाई के बराबर की दूरी तो तय हो गई, लेकिन ओवरटेकिंग अभी पूरी थोड़ी हुई है। अच्छा। तेज ट्रेन का इंजन भले ही आगे निकल गया हो, लेकिन उसकी खुद की बोगियां तो अभी भी धीमी ट्रेन के बगल में चल रही हैं ना? अरे हाँ। अब तेज ट्रेन को अपनी पूरी लंबाई के बराबर और आगे खिसकना होगा,
ताकि उसकी एकदम आखिरी बोगी धीमी ट्रेन के इंजन को पूरी तरह पार कर सके। तो कुल मिलाकर तेज ट्रेन के इंजन को कितना चलना पड़ा? पहले धीमी ट्रेन की पूरी लंबाई को पार करना पड़ा और फिर अपनी खुद की पूरी लंबाई को उस इंजन से आगे खींचना पड़ा। दिशा चाहे जो भी हो, दोनों का शारीरिक आकार, उनकी फिजिकल लेंथ वही मौजूद है। सही बात है। ठोस वस्तुओं की लंबाई को घटाकर शून्य या कम नहीं किया जा सकता, इसलिए दूरी हमेशा दोनों ट्रेनों का योग ही होगी। वाओ, ये एक ऐसा स्पष्टीकरण है जो रटने की जरूरत को पूरी तरह खत्म कर देता है। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे के भौतिक शरीर को पूरी तरह से पार करना ही होगा, चाहे वे किसी भी दिशा में जा रहे हों। बिल्कुल। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ विजुअलाइजेशन एकदम साफ हो जाने के बाद अब बात करते हैं परीक्षा के उस क्रूर पहलू की, जहां एक एक सेकंड कीमती होता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होने के बावजूद अगर समीकरण हल करने में 5 मिनट लग जाए तो प्रतियोगिता से बाहर होना तो तय है। एकदम तय है। इसलिए कुछ 10 सेकंड की निंजा ट्रिक्स या रणनीतियों पर चर्चा करना जरूरी है, ताकि बिना लंबी इक्वेशन बनाए हम सीधा जवाब ला सके। हाँ, एक बार जब बुनियादी बातें समझ आ जाती हैं तो परीक्षा में समय बचाने के लिए इन स्मार्ट रणनीतियों का उपयोग करना ही समझदारी है। इनमें से पहली रणनीति है द रेशियो ब्लास्ट। द रेशियो ब्लास्ट। जी, ये उस समय काम आती है जब सवाल में ये दिया गया हो कि दूरी यानी डिस्टेंस समान है, कांस्टेंट है। अच्छा, तो अगर दूरी समान है तो स्पीड और समय का अनुपात एक दूसरे का एकदम उल्टा होता है? बिल्कुल। उदाहरण के लिए, अगर 2 ट्रेनों की स्पीड का अनुपात 3:4 है, तो उसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात अपने आप पलटकर 4:3 हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसमें 5/18 के चक्कर में पड़ने या लंबे समीकरण बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का सिद्धांत है। अगर दूरी तय है, मान लीजिए 12 किलोमीटर, और पहली ट्रेन की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे 4 घंटे लगेंगे। और दूसरी ट्रेन की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे 3 घंटे लगेंगे। जो तेज चलेगा वो कम समय लेगा और जो धीमा चलेगा वो ज्यादा समय लेगा। बहुत ही लॉजिकल है। तो परीक्षा में जब समान दूरी वाले सवाल आते हैं तो लंबी गणना करने के बजाय बस अनुपातों को पलट देना आधे से ज्यादा समय बचा लेता है। और इसके बाद एक और रणनीति है जिसे द मीटिंग पॉइंट थ्योरम कहा जाता है। मैंने सुना है इसे धोनी फिनिशिंग स्टाइल भी कहते हैं। इसे अक्सर सबसे मुश्किल सवालों को सेकेंडों में हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये बहुत कमाल की ट्रिक है। नियम ये है कि अगर 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, बीच रास्ते में कहीं एक दूसरे से मिलती हैं और मिलने के बाद अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने में क्रमशः T1 और T2 समय लेती हैं, तो उनकी स्पीड का अनुपात यानी S1/S2? जी, S1/S2 बराबर होगा √T2/T1 के। यानी समय के अनुपात का वर्गमूल या स्क्वायर रूट। ये एक बेहद शक्तिशाली फॉर्मूला है जो सीधे तौर पर जवाब तक ले जाता है। लेकिन सच कहूं तो ये स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल वाला फॉर्मूला देखकर मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। क्यों? मतलब पूरी चर्चा लॉजिक और विजुअलाइजेशन पर आधारित रही है, जहां हर चीज का भौतिक कारण है, तो अचानक ये वर्गमूल कहां से आ गया? क्या ये सिर्फ एक रटने वाला गणितीय जादू है? जब भौतिक दुनिया में ट्रेनें चल रही हैं तो वहां वर्गमूल का क्या काम? ये संदेह बिल्कुल जायज है और ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये कोई जादू या हवा में से निकाला गया फॉर्मूला नहीं है। तो फिर क्या है? इसके पीछे शुद्ध बीजगणित यानी अलजेब्रा और भौतिकी का संयोजन है। इसे ऐसे समझिए, जब 2 ट्रेनें एक ही समय पर चलती हैं और बीच में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो दोनों ने एक समान समय तक यात्रा की होती है। हाँ, ये तो है। लेकिन मिलने के बाद पहली ट्रेन वो दूरी तय करती है जो दूसरी ट्रेन पहले ही तय कर चुकी है। अच्छा। और दूसरी ट्रेन वो दूरी तय करती है जो पहली ट्रेन ने शुरू में तय की थी। यहाँ दूरियों की अदला बदली हो रही है। ओके, तो दूरियों की अदला बदली समीकरण को कैसे बदलती है? जब इस स्थिति को दूरी बराबर गति गुना समय के बेसिक समीकरण में रखा जाता है, तो गति और समय का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, पहली ट्रेन की गति का समीकरण दूसरी ट्रेन के समय के साथ जुड़ता है। इस पूरी बीजगणितीय प्रक्रिया में स्पीड का टर्म खुद से गुणा हो जाता है, जिससे वो स्पीड का स्क्वायर यानी S² बन जाता है। ओह। अब जब समीकरण में एक तरफ स्क्वायर हो
तो उस स्पीड की वास्तविक वैल्यू निकालने के लिए दूसरी तरफ के समय वाले हिस्से का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लेना ही पड़ता है। अब समझ आया। गणितज्ञों ने उस 3 पन्ने की लंबी बीजगणितीय प्रक्रिया को हल करके ये अंतिम परिणाम निकाला है। परीक्षा हॉल में जहां हर सेकंड कीमती है, वहां इस परिणाम का सीधा इस्तेमाल करना कोई रटना नहीं है। हाँ, ये तो स्मार्ट वर्क है। बिल्कुल, ये समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए किया गया स्मार्ट वर्क है। बस ये पहचानना होता है कि सवाल में मिलने के बाद लगने वाले समय का जिक्र है या नहीं। ये स्पष्टीकरण तो उस वर्गमूल के पीछे के रहस्य को पूरी तरह खोल देता है। ये कोई रैंडम चीज नहीं है, बल्कि लंबी दूरी और समय के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतिम गणितीय रूप है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर एक संक्षिप्त रिकैप किया जाए तो सबसे बड़ी बात ये उभर कर आती है कि सिर्फ फॉर्मूले रटने के बजाय विजुअलाइजेशन को प्राथमिकता देना सबसे ज्यादा जरूरी है। विजुअलाइजेशन ही कुंजी है। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पार करे तो उस पूरी भौतिक वस्तु को पार होते हुए देखना जरूरी है। फिर 5/18 का लॉजिकल इस्तेमाल जो समय बचाता है। ये याद रखना कि आमने सामने आने पर स्पीड जुड़ती है और एक ही दिशा में जाने पर स्पीड घटती है। और वो सबसे जरूरी बात, हाँ, वो सबसे अहम टॉपर नियम, दिशा कोई भी हो, 2 भौतिक वस्तुओं की लंबाई हमेशा जुड़ती है, उसे कभी घटाया नहीं जा सकता। एकदम सही। इन बुनियादी अवधारणाओं को गहराई से समझ लेने के बाद जो छात्र एसएससी, बैंक और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। फिर गणित के ये सवाल डर पैदा करने वाले नहीं, बल्कि स्कोर को मजबूत करने वाले हथियार बन जाते हैं। आपके 2-3 नंबर तो पक्के हो जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रोताओं के लिए, या कहूँ जो छात्र सुन रहे हैं, उनके लिए एक चुनौती है, एक होमवर्क सवाल है जिसे उन्हें खुद सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सवाल बताइए। सवाल यह है कि एक 200 मीटर लंबी मालगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? इस सवाल में आज की चर्चा के लगभग सभी मुख्य बिंदु शामिल हैं। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का लॉजिक, प्लेटफॉर्म को पार करते समय दोनों लंबाइयों को जोड़ने का नियम और समय के साथ दूरी निकालने का बेसिक फॉर्मूला। अगर छात्र इसे विजुअलाइज करके हल करेंगे तो जवाब बहुत आसानी से सामने आ जाएगा। बिल्कुल। तो शुरुआत में हमने उस मेडिकल डायग्नोसिस की बात की थी, जहां स्पष्टता की उम्मीद होती है। गणित के इन सवालों से वो धुंधलापन अब काफी हद तक हट चुका होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। लेकिन जाते जाते रिलेटिव स्पीड के बारे में जो सिद्धांत काम करते हैं ना, वे एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार की ओर भी ले जाते हैं। वो कैसे? मतलब क्या असल जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही नहीं होता? जब हम अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जो हमारी ही दिशा में, हमारे ही क्षेत्र में आगे भाग रहे हैं, तो अक्सर ये लगता है कि हमारी खुद की तरक्की बहुत धीमी है। अरे वाह, क्या बात कही है। वो सेम डायरेक्शन वाली रिलेटिव स्पीड हमेशा कम ही महसूस होती है ना? बिल्कुल। शायद गणित के इन सवालों की तरह जिंदगी के फॉर्मूले में भी फोकस अपनी खुद की वास्तविक रफ्तार पर रखना चाहिए, ना कि दूसरों की रिलेटिव स्पीड पर। बहुत गहरी बात। क्योंकि हर किसी को अपनी मंजिल तक अपनी ही गति से पहुंचना होता है। तो इसी विचार के साथ आज की ये खास चर्चा यहीं समाप्त होती है। सीखते रहिए और अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते रहिए।